जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, सीजीएल, एसएससी आज सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारा यह फ्री का बैच चल रहा है, इसमें हम एक तरफ जो है पॉलिटी सब्जेक्ट को बड़े ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसी के साथ यहाँ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास में भी हम अपने जो है पूरे जोरों शोरों ऊर्जा के साथ अग्रसर हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने वीडियोज को देख चुके होंगे और अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे और समझते चलिए, दोहराते चलिए, चीज़ों को देखते चलिए क्या कैसी होने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। मैंने अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को उसमें कवर किया है बड़ी मेहनत के साथ। और अगर आप पुराने वीडियोज को न देखकर अभी यहाँ पे आए हुए हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं आप अपने साथ, क्योंकि आपको आगे की चीज़ें तब तक समझ में आने में बहुत दिक्कत होंगी जब तक आपको पीछे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए जो है मैं यही आपको रिफ़र करूँगा कि आप पिछली वीडियोज को देख के पिछली बातों को कवर करें, उसके बाद ही आगे के बारे में सोचें, क्योंकि बीच में कूदने पर जो है कुछ होता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं आज की अपने क्लास की ओर। हम जो है साथियों मौर्य समाज के बारे में बात कर रहे थे और कल हम देख चुके थे उस वक्त के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में समझ चुके थे। आज हम देखेंगे साथियों कि मौर्यकालीन भारत में किस प्रकार का सामाजिक जीवन था, शिक्षा, मनोरंजन के साधन आदि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को साथियों, नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है सामाजिक जीवन। हमारा सामाजिक जीवन है कि मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सब के समय में क्या सामाजिक जीवन था, किस प्रकार से लोग रहते थे और किस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। आज हम जानकारी उसके बारे में प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। अर्थशास्त्र अर्थात चाणक्य यानी कौटिल्य ने जो एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, इसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बताया गया है। अर्थात उस वक्त का समाज 4 भागों में बटा था। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा था, अर्थात जो शूद्र हैं इन्हें जो है कौटिल्य ने आर्य माना, जबकि बहुत से विद्वानों द्वारा आर्य जो है वह क्षत्रिय वर्ग को माना जाता था। और सेना में भर्ती की छूट दी थी। कौटिल्य ने शूद्रों को सेना में भर्ती की छूट दी, यानी उस वक्त जो शूद्रों का समय था, शूद्रों का कार्य केवल दास दासियों के रूप में होता था, अर्थात उनका कार्य केवल सेवक के रूप में होता था और वे अछूत माने जाते थे। किंतु चाणक्य जो थे, कौटिल्य, इन्होंने जो है सेना में भर्ती के लिए शूद्रों को छूट प्रदान करवा दी थी। कौटिल्य ने कई मिश्रित जातियों का उल्लेख किया है, अर्थात जैसे अम्बष्ठ और निषाद। कौटिल्य के अनुसार कई मिश्रित जातियां भी उस वक्त समाज में प्रचलित थीं। मिश्रित जातियों से की अगर हम बात करें तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ब्राह्मण का विवाह यदि ब्राह्मण से होता है तो उसका पुत्र जो होगा वह ब्राह्मण ही होगा। क्षत्रिय का विवाह यदि किसी क्षत्रिय से होता है तो उसका संतान क्षत्रिय होगा। वैश्य का अगर किसी वैश्य से विवाह होता है तो उसका संतान भी वैश्य होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें मिश्रित जातियों की, तो यदि ब्राह्मण के किसी व्यक्ति की शादी अगर विवाह करवा दिया जाए क्षत्रिय से और इन दोनों के साथ का जो संतान अगर उत्पन्न होगा तो वह मिश्रित जातियों के अंतर्गत गिना जाएगा। अगर क्षत्रिय के किसी विवाह अगर वैश्य से करवा दिया जाए तो इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होगी उसे जो है मिश्रित जातियों के अंतर्गत गिना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। और उस वक्त के जो प्रचलित जातियां वहाँ पे हुई थी उसमें से मुख्य 2 थे, अम्बष्ठ और निषाद। यह मिश्रित जातियों के रूप में उस वक्त प्रस्तुत थे। कौटिल्य ने कहा कि शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता। कौटिल्य का कहना था कि शूद्र भी मनुष्य हैं, वे भी हमारे और आपकी तरह ही जीवन जीना के हकदाई हैं, इसलिए उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता है। जो स्वेच्छा से दासत्व को स्वीकार करे केवल वही दास, वरना जबरदस्ती किसी को जाति आधार पर दास नहीं बनाना चाहिए, यह कौटिल्य का मानना था।
7 जातियां जो हमें हैं इंडिका में देखने को मिलती हैं। मेगास्थनीज जो कि विदेशी यात्री था, भारत आया था दर्शन करने, उसने अपनी पुस्तक भारत में रहकर इंडिका नामक पुस्तक लिखी और उस इंडिका में उसने जो है भारत में उस वक्त के 7 जातियों को बताया। उसके अनुसार भारत में उस वक्त 7 जातियां प्रचलित थी। पहला था दार्शनिक, दूसरा शिकारी, तीसरा योद्धा, चौथा निरीक्षक, पांचवा कृषक, छठवां पार्षद या सभासद और सातवां अहीर। ये 7 जातियों के बारे में इंडिका बताता है, जबकि यह जातियां नहीं, उस वक्त के प्रमुख कार्य हुआ करते थे जिसमें लोग लगे थे। यह व्यवसायों के रूप में देखा जा सकता है और व्यवसाय में संलग्नित लोगों को देखकर उसने मेगास्थनीज ने उन्हें जातियों का रूप दे दिया कि जो जिस कार्य में अधिकतर वर्ग लगे हुए हैं उसे उसने एक जाति समझा और व्यवसाय न समझकर उसने जाति की व्याख्या यहाँ पर कर दी। तो इसलिए उसके अनुसार ये 7 जातियाँ देखने को मिलती हैं। आगे साथियों बात करते हैं मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति की। अगर हम बात करें कि उस वक्त की महिलाओं की क्या स्थितियाँ थीं, तो स्त्री दशा बेहतर थी, विधवा विवाह और नियोग प्रथा की अनुमति थी। विधवा विवाह अर्थात अगर यदि किसी औरत का पति खत्म हो जाता है तो किसी अन्य व्यक्ति से विवाह की अनुमति थी और नियोग प्रथा की अनुमति थी। नियोग प्रथा की यदि हम बात करें साथियों, तो यदि किसी कारणवश किसी दंपति को संतान नहीं होता है, तो यदि पुरुष की कमी के कारण ऐसा होता है तो महिला चाहे तो किसी अन्य संबंधित पुरुष से जो है संतान उत्पन्न कर सकती थी। इसी को नियोग प्रथा कहा गया है। तो उसकी भी अनुमति उस वक्त थी। स्त्रियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अर्थशास्त्र में कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है, अर्थात उस वक्त सती प्रथा जैसी चीज़ें समाज में देखने को नहीं मिली। मौर्य युग में वैश्यावृत्ति या गणिका प्रथा का भी उल्लेख है। जो उस वक्त के समाज था उसमें महिलाओं की वैश्यावृत्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। और गणिका प्रथा का अर्थ यह है कि जैसे किसी जो है मंदिर आदि में देवदासी के रूप में रखा जाता था जबरदस्ती औरतों को, उसी प्रकार से जो है गणिका के रूप में भी औरतों को जबरदस्ती ही अपने पास रखा जाता था। आगे हम बात करें अनिष्कासिनी जो है वह संभ्रांत घरों की वे महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे अनिष्कासिनी कही जाती थी। संभ्रांत घर अर्थात जो संपन्न घर से आप समझ सकते हैं, जो एक संपन्न घर वाले व्यक्ति थे उनके घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी और ऐसी महिला को अनिष्कासिनी कहा गया है। उसके बाद बात करते हैं असूर्यपस्यता की। असूर्यपस्यता ऐसी महिला जिसे सूर्य भी न देख पाए, ऐसी महिला को असूर्यस्पष्टता कहा गया है। अर्थात वे लगातार घर के अंदर बंधी हुई हैं जिससे सूर्य का प्रकाश तक उन्हें पाने में असमर्थ है। आगे साथियों हम बात करते हैं छंदवासिनी या आयी विधवा की, यानी ऐसी विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिताती थीं। कई धनाढ्य महिलाओं को आयी कहा जाता था। यानी छंदवासिनी या आयी विधवा वे महिलाएं कही जाती थी जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी, और धनाढ्य महिलाएं जो थी यानी धन से परिपूर्ण महिलाएं, उन्हें भी जो है आयी महिला कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं साथियों उस वक्त की रूपा जीवा वे महिलाएं थी। रूपा जीवा की बात करें तो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं पंसल रूपा की, तो शराब परोसने वाली महिलाओं को जो है पंसल रूपा कहा जाता था। उसके बाद साथियों बात करते हैं समरागढ़िया की। समरागढ़िया वे महिलाएं हैं जो चंद्रगुप्त की सुरक्षा में नियुक्त महिलाएं थी, उन्हें समरागढ़िया महिला कहा गया है। उसके बाद रंगोपजीवी की बात करें तो रंगमंच व अभिनय करने वाली महिलाओं को रंगोपजीवी महिला का दर्जा दिया गया है। आगे साथियों हम बात करते हैं शिक्षा व मनोरंजन के साधन की। तो उस वक्त की जो शिक्षा और मनोरंजन के साधन थे समाज में, शिक्षा के प्रमुख केंद्र तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी थी। वाग जीवन की बात करें तो विविध प्रकार की बोलियां बोलने वाले लोग थे जो विविध प्रकार की बोलियां बोल लेते थे, ऐसे व्यक्तियों को वाग जीवन कहा जाता था।
प्लवक जो है रस्सी पर नाचने वाले लोगों को कहा जाता था, जो आज भी हमें खेला दिखाने के लिए लोग आते हैं, एक रस्सी पर जो है एक पैर से दो पैर से नृत्य का आयोजन करते हैं, ऐसे लोगों को प्लवक कहा जाता था। तीसरा हमें देखने को मिलता है शब्द कुहक का। कुहक जो है जादूगर के लिए प्रयोग होता था। सौभिक जो है मदारी को कहा जाता था। प्रवहण जो है एक प्रकार का सामूहिक समारोह था, ऐसे जो है सामूहिक समारोह जो होता उसे प्रवहण कहा जाता था। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पीटी एग्जाम हाल में देखने को मिलते हैं, और आप छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज हो जाएंगे और आंखों के सामने से आपके क्वेश्चन गुजर जाएंगे। तो इसलिए जो है इसे आराम से आप समझ लीजिए, और इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस फंसने की चांस रहते हैं। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन कला की साथियों। अगर उस वक्त के कला संस्कृति की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है देखने को स्तूप। स्तूप का अर्थ ढेर या टूहा होता है। यह एक धार्मिक संरचना है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में 2 बार हुआ है। चूंकि स्तूप को चिता के स्थान पर बनाया जाता था, इसलिए इसे चैत्य भी कहा गया है। स्तूप साथियों जो होता है, जैसे आप कभी देख रहे होंगे ऐसे त्रिकोणाकार में बालू का जैसे ढेर पड़ा होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं उसे स्तूप ऐसे ही बनाया जाता है मंदिर के रूप में। और यह बौद्ध जो है धर्म से संबंधित था। जैसे उसके कोई संत आदि जब मर जाते थे तो उनके बचे हुए जो शारीरिक अंग आदि बचे होते थे उसी को रख कर स्तूप बना दिया जाता था। तो इसी प्रकार से इसे चिता के स्थान पर चूंकि बनाया जाता था, इसलिए इसे चैत्य भी कहा जाता था। अब हम बात करते हैं साथियों स्तूपों के प्रकार की। स्तूपों के प्रकार को अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है शारीरिक स्तूप का। शारीरिक स्तूप, दूसरा है पारिभौमिक स्तूप, तीसरा है उद्देशिक स्तूप, चौथा है संकल्पित स्तूप। अगर हम शारीरिक स्तूप की बात करें तो इसमें बुद्ध व उनके शिष्यों के धातु अवशेष जैसे दांत, केश यानी बाल, अस्थियां अर्थात हड्डियां रखे जाते थे। शारीरिक स्तूप यानी ऐसे स्तूप जो बनाए जाते थे जिसमें शरीर का कोई न कोई अंग रखा गया हो, उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता था। उसके बाद था पारिभौमिक स्तूप। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को रखा जाता था, अर्थात वे स्तूप जिसमें शरीर के अंग को न रखकर मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी वस्तु को रखकर जो स्तूप बनाया जाता था उसे पारिभौमिक स्तूप कहा गया है। आगे है साथियों उद्देशिक स्तूप। ये स्तूप बुद्ध के जीवन में घटी घटनाओं से संबंधित हैं, जैसे बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी। उद्देशिक स्तूप वे स्तूप हैं यानी उस पर्टिकुलर स्थान पर बनाए जाते थे जहाँ पर जो है संबंधित ज्ञानी पुरुष अपना निवास या आदि जो है व्यतीत कर चुके हैं। तो ऐसे स्थानों पर जो स्तूप बनाए जाते थे उसे उद्देशिक स्तूप कहा जाता था। आगे है संकल्पित स्तूप। ये स्तूप श्रद्धालुओं द्वारा प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर बनाए गए हैं, जैसे सारनाथ, सुमिंदेई आदि। तो ये 4 प्रकार के स्तूप जो है साथियों उस वक्त के प्रचलित थे। आगे हमें देखने को मिलता है साथियों सारनाथ स्तंभ। उस वक्त के कला के बारे में सारनाथ स्तंभ की बात करें तो सारनाथ स्तंभ पर 4 पशुओं हाथी, सिंह, अश्व, वृषभ का अंकन मिलता है। इस पर एक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं, अर्थात सारनाथ स्तंभ सारनाथ में था। इसमें 4 पशु, एक हाथी, एक सिंह यानी शेर, एक अश्व यानी घोड़ा, एक वृषभ यानी बैल, इसका अंकन देखने को मिलता है। इस पर एक चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। इस पर बनी जिसमें 24 तीलियां हैं, यही जो है साथियों हमारा अशोक चक्र है, जो कि आज हमें भारतीय तिरंगे में देखने को मिलता है। इस पर बनी चौकी पर 4 सिंह चारों दिशाओं में मुख किए कुकड़ स्थिति में बैठे हैं, अर्थात इसके जो सर्वोच्च शीर्ष का स्थान है वहाँ पे चारों दिशाओं में एक एक सिंह जो है बैठे हैं। ये सम्राट अशोक के शक्ति का प्रतीक है। सारनाथ के शीर्ष पर 32 आरों वाला एक चक्र बना है। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना गया है। सांची के स्तंभ व सारनाथ के स्तंभ में समानता देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा साथियों, पीटी में इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अन्य प्रमुख स्तंभों की अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है कोल्हुआ स्तंभ की, जो कि वैशाली बिहार में है। दूसरा है रुम्मिनदेई स्तंभ जो कि सबसे छोटा स्तंभ है। तीसरा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो कि शीर्ष पर सिंह है इसके।
चौथा है साथियों सकिया स्तंभ, फर्रुखाबाद में है, इसमें हाथी की आकृति है। पांचवा है रामपुरवा स्तंभ, जो कि वृषभ की आकृति का है साथियों। आगे हम बात करते हैं अन्य कलाकृतियों की। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त का लकड़ी का भवन, यह उस वक्त की प्रमुख कलाकृति थी। लकड़ी का भवन चंद्रगुप्त के लिए बनाया गया था। पाटलिपुत्र का दुर्गीकरण जिस प्रकार से किया गया था वह अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है। प्रस्तर अर्थात पत्थर, लकड़ी की अन्य राजकीय कलाकृतियां बनाई गई थी। पत्थरों की यक्ष या यक्षायणी की गढ़ी हुई मूर्तियां मिली हैं। कलाकृति के सिक्के आदि जो है बहुत सारे हमें प्राप्त होते हैं। तो उस वक्त की कला जो थी वह बहुत ही शीर्ष पर थी। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण, अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कैसे हमारे देश से समाप्त हुआ। तो कुछ लोग इसके पतन का कारण मानते हैं। इसमें ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया में पंडित हरिप्रसाद शास्त्री का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण था, ने मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य के अंत का कारण बना। यानी बृहद्रथ जो कि ब्राह्मण था और मौर्य साम्राज्य का एक मंत्री था, उसी ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आगे के वंशज बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को खत्म करके शुंग वंश की स्थापना की। आगे बात करते हैं साथियों, अशोक की अहिंसावादी नीति दूसरा कारण माना जाता है। हेमचंद्र राय चौधरी इस चीज को मानते हैं कि अशोक ने जो अहिंसा का नीति अपना लिया, धर्म की प्रचार शुरू कर दिया, इसी के कारण जो है शक्ति कमजोर पड़ गई और मौर्य साम्राज्य टूट गया। अब बात करते हैं साथियों अशोक के बाद साम्राज्य विभाजन की। तो सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पूर्व और पश्चिम दो भागों में बंट गया। पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय पाटलिपुत्र था और पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय तक्षशिला। पूर्वी क्षेत्र का मुख्य शासक दशरथ था और पश्चिमी क्षेत्र का कुणाल। पूर्वी क्षेत्र मजबूत जबकि पश्चिमी क्षेत्र से विदेशी आक्रमण उसकी कमजोर स्थिति का कारण थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, विभाजन किस प्रकार से था साथियों और इसकी क्या राजधानी थी, पूछा जाता है। चौथा कारण हमें देखने को मिलता है अति केंद्रीकृत शासन। यह भी कारण हमें मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य रूप से देखने को मिलता है, जिसके सबसे बड़े कथनकार रोमिला थापर थे। रोमिला थापर ने कहा है कि अति केंद्रीकृत शासन होने के कारण कोई अयोग्य शासक इसे नहीं चला सका और अशोक के बाद कोई योग्य मौर्य शासक नहीं था। रोमिला थापर के अनुसार जो अकेंद्रीकृत शासन था, अर्थात जितना भी शासन की शक्ति थी वह सम्राट के अंतर्गत ही अधिकतर निहित थी, तो इसलिए जो है अगर कुशल शासक नहीं है तो वह समाज को नहीं चला पाएगा और इसी कारण जो है मौर्य साम्राज्य की पतन हो गई। तो यह अलग अलग जो है ज्ञानियों के अलग अलग विचार थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो साथियों आज की क्लास को हम इतने पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल से जो है मौर्योत्तर भारत के बारे में कल हम देखेंगे और इसी के साथ मौर्य काल हमारा जो है समाप्त होता है। कल से हमारा मौर्योत्तर का भारत जो है शुरू हो जाएगा और अपने तैयारी को बेहतरीन आयाम प्रदान करने के लिए साथियों पढ़ते चलिए, समझते चलिए, जुड़े रहिए कोर्स स्टडी के साथ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और मैं वादा करता हूं कि आप हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत की वादा करिए, मैं आपको इस पार से उस पार ले जाने के लिए तैयार मेहनती बैठा हूं। साथियों मिलते हैं कल नए जोर शोर, नए ऊर्जा उत्साह के साथ, नए वीडियो, नए टॉपिक में। लगे रहिए देश सेवा में। जय हिंद साथियों, जय भारत।